नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अका स्टडी क्लासेज में। आज हम लोग एक नए अध्याय जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आदिवासियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था और उनका जीवन कैसे था और उनके जीवन में संघर्ष क्या क्या था और अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष कैसा रहा। इसी चीज के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो आइए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सन 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है। यानी यदि एक बार वो किसी पे हाथ फेर दे तो उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है, और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बड़ा कर देता है। यानी यदि आप उसको 1 किलो अनाज दोगे तो उसका वो 100 किलो बनाने की क्षमता रखता है। ऐसी उसके बारे में बातें कही जाती थी। आगे क्या है, बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। दीकू वो लोग किसे कहते थे? बाहरी लोगों को कहते थे। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उसकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति है, तो उस परिवार में उसका जन्म हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। यानी जो संथाल जनजाति थी और उरांव जनजाति थी, ये भी बिरसा का समर्थन करती थी। और बिरसा किस जनजाति का था? मुंडा का। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जाता था, वह बाहरी लोग कौन थे? एक क्वेश्चन ये है कि बुरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, और दूसरा क्वेश्चन है कि जिन्हें दीकू कहा जाता था वे बाहरी लोग कौन थे। उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। क्योंकि हमारे समाज में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें जो परंपराएं रीति रिवाज हैं ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है। और हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि जाति पाति छुआछूत आज भी विद्यमान है। ब्राह्मण क्षत्रिय है, वैश्य है, बनिया है, ठाकुर है, ये इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में अभी व्याप्त है। लेकिन जो आदिवासी थे, इनमें ये चीज़ व्याप्त नहीं थी। इनमें सभी लोग बराबर होते थे। केवल एक ही भेद इनके अंदर रहा करता था, वो था थोड़ा सा ऊंचा और नीचा, मतलब कि अमीर गरीब का, कि तुम्हारे पास ज़्यादा वो पैसा है और हमारे पास कम है, ये तो होता था। लेकिन जाति वाला भेदभाव आदिवासियों में नहीं था। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। यानी अर्थ के आधार पर ही वो फर्क मानते थे, जाति के आधार पर नहीं मानते थे। आगे चलते हैं। देखिए ये चित्र दिखाया गया है, ये आदिवासियों का चित्र है। आज भी जो समाज आदिवासी जंगल में रह रहे हैं वो इसी तरह से जीवन यापन करते हैं। देखिए नदी से को पार कर रहे हैं किस तरह से, और कितना अच्छा इधर का दृश्य है। ये देखिए प्राकृतिक दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी भी अलग समस्या है। यहाँ बिजली नहीं है जहाँ ये लोग रह रहे हैं, इनके पास पक्के घर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस जंगल में खुश हैं। आगे देखते हैं। जनजाति समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी
तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ आदिवासी जो थे वो झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या है? झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। यानी आज हमने यहाँ पर खेती करी, अनाज उगाया और इसकी फसल काट ली, अनाज अपने पास रख लिया, फिर इस जगह को हम लोग छोड़ के चले गए। अब चले गए 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितनी भी दूर जा सकते हैं। मतलब इस स्थान को कुल मिला के छोड़ दो और दूसरा स्थान चाहे 1 किलोमीटर दूर चल जाओ या कितनी भी दूर चले जाओ, तो दूसरी जगह जब आप बना लोगे और फिर आप वहाँ खेती करोगे, फिर वहाँ की आपने फसल ले ली, एक फसल ले ली या दो फसल ले ली, फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे या 2-4 साल बाद फिर वापस यहाँ पे आ गए। तो ये झूम खेती थी। तो ये लोग घूमते रहते थे, यानी कहीं पे स्थायी नहीं रहते थे, इसीलिए झूम खेती को घुमंतू खेती भी कह रहे हैं। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, क्योंकि देखिए धूप धूप नहीं मिलेगी तो फसल नहीं पैदा होगी, और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। अच्छा, आप लोग आज भी देखिए गांव में तो क्या करते हैं, गांव में राख वाख जो घरों की निकलती है ना तो उसको खेतों में डालते हैं। वही चीज ये भी है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे, यानी छिटक देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। मैंने बताया था अभी ना कि 2-4 साल बाद फिर आएंगे तो ठीक है। तो घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ जो आदिवासी थे वो शिकारी भी थे, यानी जानवरों का शिकार करते थे, और संग्राहक थे, और यानी जंगल में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं जैसे फल, फलों का संग्रह कर लिया, शहद, शहद का संग्रह कर लिया, और कोई लकड़ी है तो उसको काट के कर लिया, और इन चीज़ों का संग्रह कर कर उसको पास के गांव में या पास के कस्बे में बेच आते थे। तो इसलिए वो संग्रह का भी काम करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। मान लो कोई नील गाय मारी तो उसको आपस में बांट लिया, काट पीट के, लो तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, बस हो गया उनका भोजन, क्यों टेंशन लें। ये था। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। महुआ की आजकल दारू भी बनती है, जो गांव में लोग देसी दारू उतारते हैं, और उसी बीजों को ये लोग खाते थे। पुराने समय में महुआ को लोग, गांव के लोग खाते थे, अभी भी कुछ लोग खाते होंगे। तो लोग जब खेत काम करने जाते थे तो महुआ का उबाल उबाल के खाया करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। आज भी आप देख लीजिए कई जगह रोड के किनारे वो तंबू गाड़े खड़े रहते हैं, ये जड़ी बूटी से इलाज करा लो, वो सब इसी तरह की चीज़ें हैं। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? जंगलों में रहते थे तो कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे
कि लो हम तुमको शहद दिए दे रहे हैं, हमको 1 किलो चावल दे दो, हम तुमको ये फल दिए जा रहे हैं, हमको चावल दे दो। अब ये जड़ी बूटियों का भी काम करते थे, तो गांव गांव में शहर शहर में जड़ी बूटी बेच रहे हैं, वहां से जो पैसा मिला उससे अनाज खरीद लिया या अनाज ही ले लिया 5 किलो 10 किलो, तो इस तरह से उनका काम चल जाता था। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। अब देखिए, जंगल होगा तो जंगल कहीं ना कहीं से तो चालू होगा। मान लो ये गांव बना है, तो ये गांव है, फिर ये गांव है, फिर ये गांव है, पर कहीं से जंगल भी चालू हो जाएगा। तो जो इस जंगल के लोग थे, ये आसपास के गांव में आकर के नौकरी भी कर लेते थे। कोई बोझा ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी कर लेता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे जो पास के गांव थे, वहां के किसानों के पास चले जाते थे और उनके यहाँ खेती मजदूरी का काम कर लेते थे और उनसे अनाज पा गए। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, जैसे बरसात के समय मान लो। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। कुछ जानवर पालते थे ये लोग। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकलवार बकरियां पालते थे। देखिए, इनका नाम भी है बकर और बकरियां, तो बकर बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 अर्थात 10 वर्ष के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंडा समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारे को समझा जा सकता है। उन्होंने क्या लिखा? लिख रहा है कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती हैं। बैगा औरतें या तो केवल जाड़े या जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख के जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़
की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों के संग्रह ही चीज़ों की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स पर आधारित है, ये जो अभी हमने सुनाया आपको। कुछ लोग एक जगह ही खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर का हक होता था। यानी जो ये जनजातियां होती थी, ये जनजाति व्यक्ति व्यक्ति की नहीं होती थी, एक एक परिवार की नहीं। यदि पूरी जमीन है ये, तो ये पूरी जनजाति की जमीन मानी जाएगी, ये कह रहा है। फिर भी अकबर अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे, क्योंकि वे एक जगह रह रहे हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? यानी जब अंग्रेज आए, अंग्रेज औपनिवेशिक ही थे भारत के, तो जब उन्होंने शासन किया तो आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। यानी जैसे वन में होता है ना, तो वन में भी ला कर कहें ये वाला वन हमारा है, गोंडा का है, ये वाला वन दूसरी जनजाति का है, तो इस तरह से अपने नियम बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। यानी अब ये जो मुखिया थे ये गांव के मालिक तो बने रहे और भी गांव के मालिक बने रहे, लेकिन जो उनके अधिकार थे वो छिन गए। अब उनके अधिकार कैसे छिन गए हैं, देखती हैं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, और यानी अब उन्हें टैक्स के दायरे में ले आए। अंग्रेजों ने कहा तुम इस जमीन में जो खेती कर रहे हो अब इसको हमें नजराना दो, यानी टैक्स दो। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक, ये देखिए आदिवासियों का एक चित्र दिया गया है जिसमें ये लोग फसल का काम कर रही हैं। एक जगह से स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अब जो कोई स्थायी नहीं रहेगा उसको तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि लोग स्थायी होकर एक जगह रहें और खेती करें। और जब खेती करेंगे एक जगह रह के तो ये हमें टैक्स देंगे, और जब ये घूमते रहेंगे आज यहाँ कल वहाँ, तो इनसे हम क्या टैक्स वसूल पाएंगे और कहाँ ढूंढते रहेंगे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में
कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। पहले देखिए इनके समुदाय में क्या था, जनजातियों में जो पूरी जमीन है वो पूरे समुदाय की होती थी। अब ये प्रत्येक व्यक्ति को जमीन दे रहे हैं कि ये 4 बीघे तुम्हारी, 3 बीघे तुम्हारी, जो भी है इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा और जिसकी जितनी खेती है उसी हिसाब से वो लगान देगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रहीं। यानी झूम कौन, जो आज यहाँ खेती कर रहे हैं, कटाई करके चले गए फिर वहाँ चले गए, वो उन लोगों को बसाने का बहुत प्रयास किया अंग्रेजों ने, पर सफल न हो पाए। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। यानी हम जैसे खेती कर रहे थे, आज यहाँ हैं, कल यहाँ हैं, परसों वहाँ हैं, तो हमको ऐसे ही जीने दो, क्योंकि ये तुम एक जगह करा रहे हो करो और पैदा कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम एक जगह रुक के। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है देखिए। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी यानी मकान बनाने की लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने का, फल इकट्ठा करने का और पशुओं का शिकार करने का इजाजत नहीं थी। यही वन कानून इन लोगों के ऊपर लागू हो रहे हैं और इसी का फिर ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह का स्वतंत्र जीवन जी रहे थे कि आज यहाँ खेती कल वहाँ खेती, जो भी लकड़ी काटनी है काट रहे हैं, जहाँ से फल तोड़ना है तोड़ रहे हैं, जहाँ घूमना है घूम रहे हैं, जिन पशुओं का शिकार करना है कर रहे हैं। अब इन्होंने इन पे इंस्ट्रक्शन लगा दी कि इन पशुओं का शिकार नहीं करोगे। तो इस तरह की जो चीज़ें आई, तो इनमें फिर आपस में टकराव पैदा हुआ जब नए वन कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। चूंकि भारत में देखिए रेलवे आ गया था, 1853 में रेलवे आ ही गया है। और यदि अब तो नई नई आप स्लीपर से देख रहे होंगे तो अब लोहे का प्रयोग होने लगा है, लेकिन अभी पुरानी रेलवे देखिए, रेलवे के डिब्बे देखिए या जनरल देखिए, तो अभी भी उनमें लकड़ी के आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे। तो जंगल की लकड़ी का प्रयोग होता था और देखा होगा आपने कि जो रेलवे में लकड़ी का यूज हो रहा है उन स्लीपर्स में, वो लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की और मजबूत होती थी। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। आगे चलते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी
आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। क्या करते थे महाजन, आया करते थे इनके जंगल में आए और आदिवासियों से शहद ले लिया, उनसे जो है लकड़ी ले ली। लकड़ी से तमाम फर्नीचर बनता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं, घर भी बनता है। तो यहाँ से फल वल है जैसे, ये सारी चीजें ले जाते थे और शहर में बढ़िया ऊंचे दाम पर बेचते थे। यह समझने के लिए आगे चलते हैं। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी, यानी जिस क्वालिटी का रेशम भारत में पैदा हो रहा था उस समय आसपास कहीं नहीं पैदा हो रहा था, और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि नील की खेती में जोर दिए थे, अब यहाँ रेशम पे आप देख रहे हैं। यदि आपको कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 की पुरानी क्लासों को देखना हो तो कृपया कर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब मान लो यदि यहाँ से वो 3 रुपए में ले गए तो वहाँ कितने में बेच गए हैं, 5 गुना, तो 5×3 = 15, 15 रुपए में यानी वहाँ बेच रहे, इतना मुनाफा कमाते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को ये तो हो ही गया है। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। ये देखिए बिहार के कोयला खनि, ये एक चित्र दिखाया गया है कि ये व्यापार में वो बिहार में कोयला के खान में काम करने वाले मजदूरों को दिखाया गया है। काम की तलाश, और देखिए काम की तलाश में बेचारे आदिवासी ये काम भी करने को मजबूर हो गए। देखिए किस तरह से पसीना चू रहा है, और वहाँ खानों के अंदर ना तो हवा पहुँच पा रही है, ना प्रकाश कायदे से पहुँचता रहा होगा, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये समस्याएं पैदा हुई हैं। आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। तभी तो अपने आप को भगवान कह रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण गाय चराते थे, ये अपना भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। वो भी बांसुरी बजाते थे तो ये भी बांसुरी बजा रहा है, तो इसीलिए उसको लगा कि मैं भगवान से कम हूँ क्या। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग एक स्वर्ण युग की बात किया करते थे, जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकू यानी बाहरी लोग। बाहरी लोग कौन हैं? जो जंगल से बाहरी लोग हैं और जंगल में घुस करके जो जंगली जनजातियां हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो वही बाहरी लोग दीकू कहला रहे हैं। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस
पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बने। और मिशनरी क्या थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और वहाँ से उनका काम था कि किसी भी तरह से इन लोगों को हम ईसाई बना ले। तो इसलिए वे उनके मन की भी बातें करते थे और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनैतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, क्योंकि यही लोग तो इनके क्षेत्र में घुस गए थे। जंगलों में जहाँ जनजातियाँ रहती थी, मिशनरी घुस रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, महाजन पहुँच रहे हैं, उनसे सामान खरीद रहे हैं और अब मुनाफा कमा रहे हैं। और हिंदू भूस्वामी ये भी लोग भी टैक्स वसूल रहे हैं। और सरकार, अंग्रेज तो हो ही गए, इन्होंने वन कानून बनाए हैं, तो इसलिए इन सभी लोगों से इनको दिक्कत थी। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां यानी भूमि की नीतियां उनकी परंपराओं, भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीनें छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे और बताते कि जो तुम्हारे भगवान है, जो तुम्हारी संस्कृति, ये सब बेकार है, आओ तुम ईसाई बन जाओ तो तुमको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह ये लोग प्रचार कर रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। तो 2 साल, 95, 2 97, 97 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। यानी वो रावण किसे कह रहे हैं? दीकू यानी जो बाहरी लोग हैं, और यूरोपी जो अंग्रेज हैं, इन दोनों लोगों को तबाह कर दें। इन दोनों को वो रावण की संज्ञा दे रहे हैं। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजी सी मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजों को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू यानी बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनके लिए लाभदायक हो सकता है। और यदि कक्षा 6 और 7 की क्लासें देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उनका भी आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।